हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न पैथो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अक्यूट गैस्ट्राइटिस। और अक्यूट गैस्ट्राइटिस स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। सो गैस्ट्राइटिस टर्म रिफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ stomach lining, that is the gastric mucosa, which leads to mucosal damage. Now coming to the pathogenesis of gastritis, तो चाहे acute gastritis हो या फिर chronic gastritis हो, basic pathogenesis जो होती है वो दोनों में सेम होती है। लेकिन पैथोजेनेसिस समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मली स्टमक में क्या सिचुएशन होती है, और फिर हम देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस में ऐसा क्या एबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से म्यूकोसल डैमेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन देखते हैं। तो नॉर्मली हमारे स्टमक में कुछ डैमेजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिडिटी है, पेप्टिक एंजाइम्स हैं, जो क्या करेंगे, म्यूकोसा को डैमेज करने का काम करेंगे। ठीक है, देन कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें मेनली 6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है थिन म्यूकस की लेयर, जो एसिड से इपिथेलियल एक्सकोरिएशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। दूसरा फैक्टर होता है बाइकार्बोनेट्स, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करके प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तीसरा फैक्टर होता है तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती हैं वो बेसिकली म्यूकोसल डिफेंस को इन्हांस करने का काम करेंगी। चौथा, रिच म्यूकोसल ब्लड फ्लो होता है। रिच म्यूकोसल ब्लड फ्लो से क्या होगा, जो भी एक्सेस में एसिड है ना वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, देन फिफ्थ इज योर इपिथेलियल बैरियर। इपिथेलियल बैरियर बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, और जो भी एसिड यहाँ पे ल्यूमन में सिक्रीट होता है उसके लेमिना प्रोप्रिया में बैक डिफ्यूजन को प्रिवेंट करने का काम करेगा। ठीक है, और लास्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर जो होता है वो होता है कि इपिथेलिया जो है हमारी, उसमें रिन्यूअल की कैपेसिटी है, उसमें रीजनरेट करने की कैपेसिटी है। मतलब अगर किसी डैमेजिंग फैक्टर की वजह से इपिथेलिया डैमेज होती है तो वो अपने आप रिन्यू करेगी और फिजिकल बैरियर जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, अब नॉर्मली सिचुएशन ये होती है कि जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनके बीच में एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से म्यूकोसा हेल्दी रहती है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, देयर कैन बी n नंबर ऑफ रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, राइट? And all these regions basically lead to the disruption of protective factors of mucosa, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं वो प्रीडोमिनेट करेंगे ओवर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स और म्यूकोशल डैमेज होगा, लीडिंग टू गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ये बेसिक पैथोजेनेसिस है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यूकोसल डिफेंस जो है वो इम्पेयर्ड हो रहा है ड्यू टू इस्चीमिया, शॉक, एनसेड यूज, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है, टोबैको, अल्कोहल या फिर गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, जिसकी वजह से म्यूकोसा डैमेज हो रही है और अल्सर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब अल्सर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक नेक्रोटिक डिब्री की लेयर होगी। ठीक है, फिर नॉन स्पेसिफिक अक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, और फाइब्रोसिस या फाइब्रोटिक स्कार देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ क्रॉनिक लीजन्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आफ्टर गैस्ट्राइटिस क्या होता है ना कि गैस्ट्राइटिस जो है वो 2 तरह का हो सकता है। ये अक्यूट हो सकता है या फिर क्रॉनिक हो सकता है। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस है अक्यूट गैस्ट्राइटिस पे। तो अक्यूट गैस्ट्राइटिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन हो जाए गैस्ट्रिक म्यूकोसा का तो उसको अक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। और अक्यूट गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें मेन कॉजेज हैं एनसेड्स का यूज़, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंड देर आर सम अदर कॉजेज जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो वेरियस कॉजेज हैं कैसे ये गैस्ट्राइटिस का डेवलपमेंट करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ एनसेड्स। सो एनसेड्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली एनसेड्स क्या करेंगे ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 के सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स पे एक्ट करता है फॉस्फोलिपेज A2, जिसकी वजह से अराकिडोनिक एसिड बनता है, और अराकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करती है। यहाँ पे मेनली साइक्लोऑक्सीजनेज 1 का रोल होता है, लेकिन साइक्लोऑक्सीजनेज 2 भी रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अराकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज ने एक्ट किया, बना प्रोस्टाग्लैंडिन G2। प्रोस्टाग्लैंडिन G2 पे एक्ट करेगा इंडोपेरोक्सीडेज और बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2, और इवेंचुअली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 का फॉर्मेशन होगा। अभी जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 होते हैं ये क्या करते हैं, म्यूकस, बाइकार्बोनेट और फॉस्फोलिपिड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, म्यूकोसल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं। एंड इन दिस वे दिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड I2 कंट्रीब्यूट टू द म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ
व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंज्यूम एनसेड्स? तो एनसेड्स का बेसिक मैकेनिज्म होता है साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना, ठीक है। तो एनसेड्स क्या करेंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 को इनहिबिट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 का सिंथेसिस कम होगा, जिसकी वजह से म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा और म्यूकोसा डैमेज होगी, जिसकी वजह से गेस्टाइटिस होगा। अब रिस्क जो होता है ना एनसेड्स का, एनसेड्स से जो गेस्टाइटिस होने का रिस्क होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन से क्लास ऑफ एनसेड कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जो नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स होते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं ना, जैसे कॉक्स 1 और 2 दोनों को इनहिबिट कर रहे होंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा रिस्क होता है गेस्टाइटिस डेवलप होने का। और नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स में आते हैं एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एक्सेट्रा। जबकि जो सेलेक्टिव एनसेड्स होते हैं वो सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, और जैसा हमने पहले भी समझा है कि कॉक्स 2 का माइनर रोल है, बहुत मेजर रोल नहीं है। तो कॉक्स 1 की वजह से फिर भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 है वो सिंथेसाइज तो हो रहा होगा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर लेने के बाद भी, तो रिस्क जो होता है गेस्टाइटिस होने का वो कम होता है, ठीक है। एनसेड्स के बाद देखते हैं क्रॉनिक स्मोकिंग में क्या होता है। तो क्रॉनिक स्मोकिंग जब हम करते हैं तो हमारे स्मोक में प्रेजेंट होता है निकोटीन। निकोटीन गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, जो कि एक डैमेजिंग फैक्टर है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेशन को कम करता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अब इस चीज़ की वजह से होता क्या है कि म्यूकोसल डैमेज और इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, ठीक है। वैसे ही अल्कोहल क्या करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन और डायरेक्ट गैस्ट्रिक इंजरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से गेस्टाइटिस होगा। देन कमिंग टू स्ट्रेस की वजह से जो गेस्टाइटिस होता है उसको बोल सकते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड अक्यूट गेस्टाइटिस, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, जैसे सीवियर ट्रॉमा है, एक्सटेंसिव बर्न है, कोई इंट्राक्रेनियल डिजीज़ है, शॉक या सेप्सिस है, या फिर कोई मेजर सर्जरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू डेवलप गेस्टाइटिस। अब कैसे स्ट्रेस की वजह से गेस्टाइटिस डेवलप होता है वो समझते हैं। तो बेसिकली पैथोजेनेसिस में 3 चीज़ें करता है स्ट्रेस, एक तो लोकल इस्चीमिया, दूसरा सिस्टमिक एसिडोसिस, और तीसरा डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ वेगल न्यूक्लियाई, जिसमें से मोस्ट कॉमन रीजन जो होता है वो होता है लोकल इस्चीमिया की वजह से गेस्टाइटिस होगा एज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो जब भी स्ट्रेस होगा ना, तो एक तो सिस्टमिक हाइपोटेंशन होता है, दूसरा स्प्लैंचनिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और तीसरा इंडोथिलिन 1 जैसे जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं उनका अपरेगुलेशन होगा, तो अगेन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कम होता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो लोकल इस्चीमिया होने का रिस्क होता है, विच लीड्स टू इस्चीमिक गैस्ट्रिक म्यूकोसल इंजरी कॉजिंग गेस्टाइटिस, ठीक है। उसके अलावा सिस्टमिक एसिडोसिस होता है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से जो तुम्हारा इंट्रासेलुलर पीएच है म्यूकोसल सेल्स का वो लोअर होगा, और जो पीएच ग्रेडियंट होता है, जो बेसिकली मान लो ये म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा ऐसे करके हमारी स्टमक की चारों लेयर्स हैं, यहाँ पे एसिड कुछ प्रोड्यूस हुआ था तो वो लेमिना प्रोप्रिया में डिफ्यूज बैक कर जाता है कुछ एसिड, तो वो फिर रिमूव होता है, उसके लिए एक पीएच ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है। तो जब सिस्टमिक एसिडोसिस होती है ना, तो ये पीएच ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से वॉश आउट नहीं होगा लेमिना प्रोप्रिया में जो एसिड डिफ्यूज हो रखा है उसका, और म्यूकोसल डैमेज होगा, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ वेगल न्यूक्लियाई, ये जो है हेड इंजरी या इंट्राक्रेनियल डिजीज के सेटिंग्स में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, वेगल न्यूक्लियाई की स्टिमुलेशन होने की वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होगा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा इंजर होगी। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड अक्यूट गेस्टाइटिस। नाउ लेट्स डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्ट्रेस अल्सर्स। तो स्ट्रेस अल्सर्स के ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो दे कैन बी शैलो इरोजन्स और दे कैन बी डीप लीजन्स विच आर पेनिट्रेटिंग द म्यूकोसा, ठीक है। अब ऑफन ये मल्टीपल नंबर में होते हैं और स्टमक में कहीं पे भी मिल सकते हैं। दे आर राउंड, हैविंग अ डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर। और ये जो अल्सर्स होते हैं ना, अल्सर्स के बेस पे एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ जो ब्लड होता है, एक्स्ट्रावेसेटेड ब्लड, वो एसिड के एक्शन से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर्स के बेस जो होते हैं वो ब्राउन टू ब्लैक अपीयर होते हैं, ठीक है। देन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें, स्ट्रेस अल्सर्स जो होते हैं वो शार्पली डिमार्केटेड होते हैं। शार्पली डिमार्केटेड कहने का मतलब ये है कि बहुत क्लियर कट डिमार्केशन होगा कि यहाँ तक मान लो नॉर्मल म्यूकोसा थी, फिर यहाँ से जो है डैमेज म्यूकोसा है, तो बहुत क्लियर कट डिमार्केशन होगा, ठीक है। दूसरा, सीरोसाइटिस मिल सकता है, लेकिन स्कारिंग और ब्लड वेसल की थिकनिंग एब्सेंट होती है, जो कि हमें पेप्टिक अल्सर्स में देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं वो हमारे मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कुशिंग अल्सर्स, दूसरे होते हैं कर्लिंग अल्सर्स। तो कुशिंग अल्सर्स जो होते हैं दे डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हेड इंजरी और इंट्राक्रेनियल डिजीज, एंड द मोस्ट कॉमनली दे इन्वॉल्व द कार्डिया ऑफ स्टमक फॉलोड बाई द ईसोफेगस एंड द ड्यूडेनम। जो कुशिंग अल्सर्स होते हैं दे आर सिंगल एंड डीप।
अब क्योंकि ये डीप होते हैं तो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ परफोरेशन जो है वहाँ इनके साथ ज़्यादा होता है। वहीं कर्लिंग अल्सर्स जो होते हैं दे डेवलप ड्यू टू सीवियर बर्न और ट्रॉमा, और मोस्ट कॉमनली ये प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम को इन्वॉल्व करते हैं। एंड कर्लिंग अल्सर्स आर मल्टीपल स्मॉल बट सुपरफिशियल अल्सर्स, एंड एज दे आर सुपरफिशियल देर इज लेस रिस्क ऑफ परफोरेशन विथ कर्लिंग अल्सर्स। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द अदर कॉजेज ऑफ अक्यूट गैस्ट्राइटिस। मेन कॉजेज हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, एनसिड्स हैं या स्ट्रेस है। कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया इंड्यूस म्यूकोसल डैमेज का रिस्क होता है, विच कैन लीड टू गैस्ट्राइटिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ingestion of harsh chemicals like some acids or bases, radiotherapy and chemotherapy, what they do is that they cause direct cellular damage, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस का रिस्क होता है। ठीक है, एडिशनली कीमोथेरेपी में कुछ एजेंट्स मिलते हैं जो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, माइटोटिक एपर्चर्स को इनहिबिट करते हैं, और इस तरह से वो इपिथेलियल रिन्यूअल को प्रिवेंट करते हैं। तो जनरलाइज म्यूकोसल डैमेज होता है विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू गैस्ट्राइटिस। कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ अक्यूट गैस्ट्राइटिस, तो ग्रॉस में अगर देखोगे, मतलब ग्रॉस कैसे देखेंगे, ऑब्वियसली हम इंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं अक्यूट गैस्ट्राइटिस में, तो सुपरफिशियल म्यूकोसल डैमेज देखने के लिए मिलता है, मतलब कि इरोजन्स होंगे। हालांकि डैमेज सुपरफिशियल होता है लेकिन बहुत वाइड स्प्रेड होता है, मतलब लार्ज एरियाज ऑफ गैस्ट्रिक सर्फेस को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे इरोजन जो होगा वो प्रोग्रेस करेगा तो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेंगे, फाइब्रिन कंटेनिंग एक्सुडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देन जो म्यूकोसा होती है वो हाइपरिमिक होती है, मतलब ब्लड फ्लो यहाँ पे म्यूकोसा में बढ़ा हुआ होगा, हाइपरिमिक होगी, और साथ में जगह जगह पे डार्क पंक्चर देखने के लिए मिलते हैं, एंड दे आर ड्यू टू हेमरेज बेसिकली। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्करेंट इरोजन्स हो रहे हैं, हेमरेज हो रहा है, इस वजह से अक्यूट गैस्ट्राइटिस को अक्यूट इरोसिव हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। देन कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, तो माइक्रोस्कोपी में क्या होगा ना कि सरफेस एपिथेलिया जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन फॉव्यूलर सेल की हाइपरप्लेशिया देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा जो म्यूकोसा वाली लेयर है उसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि अक्यूट गैस्ट्राइटिस का एक हॉलमार्क कह सकते हैं। देन लेमिना प्रोप्रिया में मॉडरेट इडिमा और स्लाइट वेस्कुलर कंजेशन देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है इसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, जैसे कि कुछ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, so this is all about acute gastritis. We will discuss chronic gastritis in next video. Thank you for watching.